हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यहाँ जैसे स्पष्ट है पहले से ही कि टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करना है। तो सपोज ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है पार्टिकल m1 मास का, यहाँ पे पार्टिकल है लेट से m2 मास का। तो हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी दोनों के लाइन के बीच में, लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा, बीच में नहीं लाई करेगा। बीच में कब लाई करेगा? जब m1 और m2 दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले ये ओरिजिन हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और ये आपके पास है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। पहले पार्टिकल का m1, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, सॉरी पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया r1 और दूसरे का हो गया r2। ठीक, पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1, दूसरे का r2। तो अगर हम यहाँ कंडीशन लगा दें कि सपोज m1 ग्रेटर देन m2 है, m1 क्या है? बड़ा है m2 से, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, जिसका मास बड़ा होगा उसी के पास लाई करेगा। तो यहाँ पे लाई कर जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में जो वेक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? RC1। ठीक है, पार्टिकल m1 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और पार्टिकल m2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा RC2। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये कितना होता है? सभी को पता है, ये होता है RCM। ठीक है, तो ये बेसिक पिक्चर है। तो अब इसको हम डिटेल में करते हैं। तो ये फिगर हमने समझ लिया क्या चीज़ है। अब इसमें जो है ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, दोनों लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा, और जिसका मास बड़ा है m1 बड़ा है तो m1 की तरफ लाई करेगा, m1 की तरफ ज़्यादा होगा, राइट, शिफ्टेड होगा m1 की तरफ। सो दिस इज r1 पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, r2 पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 और rcm पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास rc1। ये क्या है? पार्टिकल m1 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और पार्टिकल m2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? rc2। सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। so this is, let's say this is equation number 1। ठीक है, फिर हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ से F12 पार्टिकल 1 पे दूसरे पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बराबर हो जाएगा, यानी ये पार्टिकल m2 इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, राइट, m2 m1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और m1 सेम फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा m2 के ऊपर। F12 यानी पहले पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल के द्वारा फोर्स लगा F12, ये बराबर होगा माइनस F21। F21 क्या है? दूसरे पार्टिकल पर पहले पार्टिकल के द्वारा फोर्स कितना लगा। ठीक है, सो दैट इज F21। तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक, इफ मास इज कांस्टेंट तो हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या हो जाता है? F बराबर ma। हालांकि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? F बराबर dp/dt। ये डिराइव्ड फॉर्म है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये F बराबर ma हो जाता है कब? जब मास कांस्टेंट हो। ये अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो न्यूटन सेकेंड लॉ किस में कन्वर्ट हो जाता है? F बराबर ma में। तो पहले पार्टिकल पे फोर्स कितना हो जाएगा? m1, और इसका एक्सेलरेशन d2r1 अपॉन dt²। r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे पोजीशन वेक्टर को तो वेलोसिटी मिलेगी, दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पार्टिकल पे फोर्स हो जाएगा m2 d2r2 अपॉन dt²। ठीक, तो हमने F12 निकाल लिया, हमने F21 निकाल लिया। तो अगर इसको थोड़ा सा एक्सीलरेशन निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से सपोज यहाँ से d2r1 अपॉन dt² निकालेंगे तो मास यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये मास यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया d2r1 यानी पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन दैट इज F12 अपॉन m1, दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन दैट इज F21 अपॉन m2। ठीक है, तो ये हमने निकाले, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा d2r1 अपॉन dt² माइनस इस वाले को इसमें से माइनस कर दिए, और फिर RHS में भी माइनस हो जाएगा, RHS में भी माइनस हो जाएगा। ठीक है,
इतना आ गया। लेकिन हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ से F21 को क्या लिख सकते हैं, माइनस F12। तो माइनस जैसे ही रखेंगे तो माइनस यहाँ है और ये हो जाएगा प्लस F12 अपान M1 हो गया, प्लस F12 अपान M2 होगा, इक्वेशन 2 जो कि न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। और फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास d2/dt² R1 माइनस R2 हो गया ये, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डिफ्रेंसिएशन अंदर चला जाएगा तो ये पूरा यही टर्म आ जाएगा, d2R1 अपान dt² माइनस d2R2 अपान dt² बराबर, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, F12 कॉमन ले लिए, सो दिस इज 1 अपान M1 प्लस 1 अपान M2, और लेट्स से दिस टर्म इज डिनोटेड बाई 1 अपान म्यू। मान लेते हैं कि ये टर्म जो है ये क्या है, 1 अपान म्यू है, तो इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। लेट R बराबर R1 माइनस R2, और R1 माइनस R2 जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, सेपरेशन वेक्टर, तो क्या बोलेंगे, सेपरेशन वेक्टर। ओके, तो और 1 अपान म्यू जो हमने निकाला था उसको क्या माना था, 1 अपान M1 प्लस 1 अपान M2, तो 1 अपान म्यू हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, M1 M2 M1 प्लस M2 हो गया, म्यू ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, सो म्यू बराबर आ गया आपके पास M1 M2 अपान M1 प्लस M2। इसी को क्या बोला जाता है, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास, म्यू को बोला जाता है M1 M2 अपान M1 प्लस M2 जो होता है इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। तो अगर हम यहाँ पे रख दें, सो दिस इज म्यू और इसको रख दें सेपरेशन वेक्टर R, तो d2R अपान dt² इज इक्वल टू F12 अपान म्यू, ठीक। तो म्यू इधर चला जाएगा, d2R अपान dt² इज इक्वल टू F12। तो ये कैसे लग रहा है कि हम टू बॉडी प्रॉब्लम लेके चले थे और हमें मिल गया क्या, सिंपल मास। एक पार्टिकल ऐसा है जिसका मास क्या है, म्यू, दो पार्टिकल है बट उसको हम एक पार्टिकल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद मास म्यू, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वेशन है F बराबर ma, ये m हो गया, मास हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये फोर्स हो गया, तो म्यू d2R अपान dt² F12। ये हमने रिड्यूस कर लिया दो इक्वेशन जो हमारे पास थे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, पहले पार्टिकल का ये वाला था F बराबर ma, दूसरे पार्टिकल का ये वाला था F बराबर ma, राइट। इसको हमने रिड्यूस कर लिया इस फॉर्म में, ठीक, जहाँ पे म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, आर क्या है, सेपरेशन वेक्टर। तो अगर हम आर को ध्यान से देखें तो आर क्या है, तो ये आपके पास मिनट, सपोज थोड़ा सा बैक चलते, यस यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1 सेकेंड, सो दिस इज द केस, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे पार्टिकल है ना, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पार्टिकल है, तो ये मान लो पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ये पोजीशन वेक्टर हो गया R2, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये वेक्टर अगर निकालें तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्या होगा, दिस इज M1 मास एंड दिस इज M2 मास, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वेक्टर एडिशन कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में जो रहेंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस है ना, माइनस R2 प्लस R1 इज इक्वल टू आर बराबर R1 माइनस R2, तो ये वेक्टर होगा आपका, इसी को बोलते हैं सेपरेशन वेक्टर आर, ठीक है। सेपरेशन वेक्टर आर समझ में आ गया कि क्या कैसे R1 माइनस R2 बराबर हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं स्लाइड 3 पे आ गए, म्यू d2R अपान dt² F12 ये हमने निकाल लिया था। सिंस इन द absence of external force सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी सिस्टम के ऊपर तो उसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दिस वेलोसिटी इज टेकन जीरो, अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काम करोगे तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो जो कांस्टेंट है उसको जीरो ले लिया जाता है। हेंस टू एन ऑब्जर्वर द सेंटर ऑफ मास, the heavier mass seems to describe a circle with a smaller radius and lighter mass seems to describe a circle with larger radius, because RC1
RC1 अपन RC2 माइनस M2 अपन M। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ तो नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ तो नहीं होगा, न यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इन दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करेगी इसी के पास होगा, ठीक है। तो सपोज ये M1 है, ये M2 है, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास जिसका मास ज़्यादा होगा उधर ही होगा, तो यहाँ पे होगा। मान लिया हमने कि M1 ग्रेटर देन M2 है, तो होगा क्या, ये हो गया आपके पास, ये पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, इस हिसाब से जाएगा, एक सर्कल में रोटेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द केस फॉर पार्टिकल M1 ऐसे रोटेट करेगा, और M2 कैसे जाएगा, M2 ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, आपसे, ठीक, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम।